एक दिन भी आदित्य चोपड़ा ने मेरे स्टेप पर एंटर नहीं किया। बोला यार, मैं दिन में आदि के पास गया, ऐसे आदि यार, यार तू कम से कम देख तो ले जो मैं शूट कर रहा हूँ। हमने काम अपना शुरू किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सलमान खान ने भी गामा का जो सब्जेक्ट है वो अनाउंस किया 1 महीने बाद। तो उससे जो हमारे जो स्टूडियो से उन्होंने तो बोला यार 2 पिक्चरें आ रही हैं, सलमान खान ने अनाउंस ओवर दैट वी कैन नॉट टेक दिस फिल्म ऑन एंड एवरीथिंग। तो देन आई हैड टू शेल दैट आइडिया। जब मेरी पिक्चर शुरू होने वाली थी, सब कुछ हो गया था, हम ऑन फ्लोर जाने वाले थे, तो कसब का वो अटैक जो मुंबई में हुआ, तो उस वक्त पे हालात इतने खराब हो गए कि हम पाकिस्तान जा नहीं सकते थे। तो हमने वो पिक्चर को शेल्फ कर दिया। कोई बड़े स्टार का बेटा था, लेकिन उसने भी बोला कि नहीं, मे बी नॉट दिस, आई वांट द मेन रोल। Hi sir, how are you? वेरी वेल, थैंक यू। Congratulations, बदमाश कंपनी को 15 साल होने वाले हैं। थैंक यू सो मच। या इट्स अ लॉन्ग टाइम। कैसे टाइम निकल गया पता नहीं चला। Yeah, exactly. तो कैसा लगता है whenever you hear the movie name बदमाश कंपनी, what is the first thing that comes in your mind? अ ड्रीम कम ट्रू। जो मेरा सपना था, मुझे फिल्म बनानी थी, वो मैंने सपना पूरा किया। सो आई एम, इट इज ऑलवेज मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट, हमेशा उसको मैं मानता हूँ कि कहाँ मतलब एक लड़का, एक जो बिल्कुल ही ट्रेंड नहीं था, कुछ आता नहीं था, और वहाँ से मैंने एक पिक्चर लिखी और फिर उस पिक्चर को बनाया सबसे बड़े स्टूडियो के साथ, और वो पिक्चर सक्सेसफुल भी हुई। सो फॉर मी इट वाज गॉड सेंट, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। ये ड्रीम की शुरुआत कहाँ से हुई सर? When did what inspired you to write a story and then maybe direct it later? एक्चुअली कहानी बहुत डायरेक्शन में एक्चुअली मुझे शौक चढ़ा एक्चुअली एक्टिंग करते करते। जब हमने प्रोडक्शन शुरू किया, तो उसमें मैं अपने काफ़ी सारे राइटर्स के साथ बैठकर मैं काफ़ी गोस्ट राइटिंग करता था सीरियल्स की। तो वहाँ पे थोड़ा-सा मतलब वो राइटिंग का चस्का मुझे जो लगा। अर्चना के स्टैंड अप्स लिखता था, सीरियल्स में डायलॉग लिखता था, ऑल दैट। तो और थोड़े बहुत मैं डायरेक्शन भी करता था उसके अंदर। सो हमारी खुद की प्रोडक्शन कंपनी थी, तो मैं अपना नाम नहीं देता था, बस मैं बेसिकली अपना हाथ साफ कर रहा था। तो वो करते-करते फिर मुझे एक दिन, टीवी आप जानती हैं कि कितना टैक्सिंग होता है, कितना ज़्यादा उसमें स्ट्रेस होता है डेली सोप्स करने में। तो मैंने एक बार जब मैं थोड़ा ऊब गया, थोड़ा-सा थक गया, मैं बोला भाई मैं अपनी ज़िंदगी अब जी सकता हूँ? मैंने बहुत कर लिया। बट आई रियलाइज्ड, मैं मेडिटेट करता हूँ। सो एक मेडिटेशन में मेरा आया कि हू एम आई? जब आपसे मैंने पूछा हू एम आई, तो मुझे जवाब आया कि आई एम अ स्टोरी टेलर। सो दैट्स द टाइम मैंने रियलाइज किया कि शायद मुझे ये अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, और वही मेरे लिए शायद अच्छा रहेगा, जहाँ पे मैं खुश रहूंगा। तो मैंने फिर अर्चना से बात की, यार मैं कुछ दिनों के लिए तुझे संभालना पड़ेगा, घर का किचन विचन, मैं इस पाथ पे निकल रहा हूँ। तो अर्चना ने बोला जा भाई, अपनी जी ले अपनी जिंदगी। और उसने फिर वंस शी सेड ओके, देन आई स्टार्टेड राइटिंग। लिखा मैंने, एक पिक्चर लिखी जो आदि को बहुत पसंद आई, यश जी को बहुत पसंद आई, पैम जी को बहुत पसंद आई, लेकिन फॉर सम रीजन वो इट वाज इंडो पाक लव स्टोरी। तो जब मेरी पिक्चर शुरू होने वाली थी, सब कुछ हो गया था, हम ऑन फ्लोर जाने वाले थे, तो कसब का वो अटैक जो मुंबई में हुआ, तो उस वक्त पे हालात इतने खराब हो गए कि हम पाकिस्तान जा नहीं सकते थे। तो हमने वो पिक्चर को शेल्फ कर दिया। तो ये फिर मैंने ये पिक्चर, मैं काफी फ्रस्ट्रेट हो गया था। मैंने यार इतना वेट किया, मैंने 1 साल 1.5 साल किया वेट, और अब मैं जाकर मतलब अब मैं फिर से कुछ लिखूं, क्या करूं? तो आदि ने बोला एक लिख दे यार, तो वेट कर ही रहा है अभी, तो लिख दे। तो फिर मैंने खुन्नस में आके बदमाश कंपनी लिखी। और बदमाश कंपनी मेरे ऐसे ही मतलब के दिमाग में से कुछ घूम रहा था, और मैंने वो उसको लिखना शुरू किया। तो बस जैसे कि ऊपर वाले ने मुझे जैसे कि कोई ब्लेस किया हो, तथास्तु, जो तू लिखेगा सब ठीक होगा। और मैंने लिखता गया। 6 दिन बाद मैंने जब अपना कंप्यूटर बंद किया, दी एंड लगा दिया पिक्चर।
So it was that was the story of how I started बदमाश कंपनी। और मैंने फिर आदि को दी, तो आदि को इतनी पसंद आई तो बोला कि मैं कल आ मेरे ऑफिस, और कल के कल हम लोग शुरू करते हैं काम इस पर। तो वो भी इतना एक्साइटेड था, मैं भी इतना एक्साइटेड था, तो हमने फिर वहां से हमारी बदमाश कंपनी की जो जर्नी है वो शुरू हुई। और मूवी की कास्टिंग में how much were you involved in the entire process? वो कास्टिंग वाज कंप्लीटली आदि ने मुझे बोला तुझे कौन चाहिए, तू उसे नाम ले, मैं उसको लेकर आऊंगा। सो ही वाज सो हैप्पी विद द स्क्रिप्ट। मैंने बोला देखो ऐसा है कि देयर वर ओनली 3 बॉयज एट दैट टाइम। रणवीर था, इमरान था और शाहिद था। सो आई थिंक रणवीर वाज डूइंग अ सिमिलर फिल्म एट दैट टाइम, जो अपना रॉकेट सिंह, जो चार का ग्रुप है एंड एवरीथिंग। सो ही वाज आउट, बट आई फील दैट मेरी फर्स्ट चॉइस शायद थी, एंड आई वाज होपिंग कि वो हाँ बोले, क्योंकि उस टाइम वो अपनी फादर की पिक्चर कर रहा था। बिकॉज शायद एक ऐसा ही लुक्स, उसकी जो लुक्स थी वो दोनों हाफ्स के लिए, एक हाफ में उसको मिडिल क्लास लगना था और बिल्कुल रोड साइड आराम से चिल्ड आउट लड़का, वो टाइप का मुंबई का, और एक जब बाद में उसको एकदम कूल एंड एकदम अमीर दिखना था। सो आई थिंक वो दोनों चीजें उसमें वो रेंज थी। तो आई थॉट, एंड ही वाज अ ग्रेट एक्टर, सो आई जस्ट सेड कि भाई आई वांट शाहिद फॉर दिस रोल। एंड शाहिद ने अभी उनके लिए पिक्चर की थी, जो उससे बोला था कि अब मैं अगली पिक्चर जो है मैं अपने फादर की करूंगा। लेकिन उसने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो उसने अपने फादर को मनाया किसी तरह से, एंड ही चोज टू डू बदमाश कंपनी। अनुष्का वाज सजेशन ऑफ आदि, एंड ही सेड कि यार शी इज वेरी गुड, एक बार तू मिल ले। जब मैं मिला, बिकॉज उसकी इमेज ऑब्वियसली बहुत ही इंडियन लड़की की इमेज थी, रब ने बना दी जोड़ी। सो मुझे चाहिए थी एकदम मॉडर्न, एकदम तू तड़ाके वाली बोलने वाली लड़की, जिसका नाम बुलबुल है, थोड़ा सा एटीट्यूड है। तो समझते एक बार तो मिल ले। और जब मैं मिला अनुष्का को, मैंने सारे जो मेरे दिमाग में ओपिनियन से सब बाहर चले गए, और मुझे लगा कि हाँ यार ये लड़की कमाल की एक्ट्रेस है। बिकॉज उसकी आंखों में वो जो स्पॉन्टेनिटी जो है, माइंड ब्लोइंग, उसको मतलब कि वो गॉड गिफ्टेड है। चैंग जो है, मेरे दिमाग में चैंग ही था जब मैं लिख रहा था पिक्चर, क्योंकि मुझे लगा ये लड़का हिंदी बहुत अच्छी बोलता है, और ये मुझे लगता है एक्टिंग कर लेगा। हालांकि उसने तब तक एक्टिंग नहीं की थी। और मैं वीरदास के कैरेक्टर के लिए मैंने बहुत खोजा है। मुझे एक लड़का चाहिए था जो थोड़ा सा यंग हो, फनी हो, थोड़ा सा क्यूट हो, वो टाइप का, जो मतलब जो हु इज द पर्सन हु इज द फन ऑफ द फिल्म। तो वो मैंने काफी खोजा, लेकिन काफी लोगों को टेस्ट किया, काफी लोगों से ऊपर नीचे। एक जगह होने वाला था, कोई बड़े स्टार का बेटा था, लेकिन उससे भी बोला कि नहीं, मे बी नॉट दिस, आई वांट द मेन रोल। तो ये करते करते फिर किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक बार मिल लो। उसकी फोटोग्राफ थोड़ी सी उसमें थोड़ा एज लग रही थी मुझे। मैं बोला यार थोड़ा एज है, बोलता आप मिल तो लो उसको। जब मैं उससे मिला तो मैं बोला ये तो एकदम यंग है यार, ये तो परफेक्ट है। उसने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो रिसर्च के सुपर, आई वुड लव टू डू इट। उसे एक बार रीडिंग की, ऐसे मैं समझ गया कि ये लड़का एक्टिंग बहुत बढ़िया करेगा, उस कैरेक्टर को बहुत बढ़िया करेगा। सो कास्टिंग इस तरह से हुई। तो जब भी आप सोचते हो इस मूवी के बारे में, व्हाट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट शूटिंग दिस एंटायर फिल्म? कितने दिन में बनी, और सबसे बेस्ट क्या था? हाउ वाज द एनवायरनमेंट देयर? हाउ इन्वॉल्व्ड वाज आदित्य इन द मूवी एज अ प्रोड्यूसर? तो थोड़ा ये बताओगे कुछ अच्छे मेमोरीज जो आज भी आप अगर बैठते हो डिनर पे या लंच पे साथ में तो याद करते हो, करे याद है वो दिन हमने ये किया था या वो किया था, समथिंग लाइक दैट? तो एक तो ये फिल्म एक्चुअली शुरुआत में काफी टफ थी, क्योंकि हम लोगों को आउटडोर शूट करना था, वो भी बारिश के मौसम में। शायद की डेट थोड़ी सी डिले हो गई थी। सो हमने जुलाई में शुरू की जो शूटिंग हमारी जो थी, तो जहाँ पे हमको करना चाहिए था मई में। तो इट वाज सच अ केओस दैट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम। सो वो एक मेमोरी हमेशा रहेगी कि भाई हमने किस तरह से, मेरी पहली फिल्म में मैंने वो उतना प्रेशर जो था, बाकी जैसे कहते हैं सर मुंडाते ही जो ओले पड़ते हैं ना, वो सर मुंडाते ही ओले पड़े मुझे
कि इतना टेंशन में हमने शूट किया शुरुआत का, लेकिन एक जब मैं घर आता था वापस तो एक स्पेशल जो फीलिंग आती थी कि भाई आज काम बहुत अच्छा हुआ, काम बहुत अच्छा हुआ। हमने जितनी भी मेहनत की, जितना भी हम लोग मतलब टेंशन से गुजरे हैं कि अब ये टाइम जा रहा है, हमको शूटिंग करनी है, बारिश आ रही है हो रहा है, लेकिन जब शॉट मिलता था अच्छा ना, तो बोलता हाँ यार सेटिस्फैक्शन के साथ घर पे आता था। सो दैट वाज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि हर दिन मेरा जो था मैं सेटिस्फाइड घर लौटता। तो वो एक मेरी आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। You sorry, what is the question again? You said कि How involved was Aditya as a producer? So आदित्य ने एक बात जो बोली है कि ऐसे यार मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया है, जिस तरह ने पिक्चर लिखी है मुझे मालूम है तू कर लेगा। आदित्य चोपड़ा ने कभी मेरे सेट पर कदम नहीं रखा। अच्छा। पहले दिन पर यश जी आए थे मुहूर्त का वो लाइन छोड़ने के लिए, और उन्होंने आके ब्लेसिंग दी और वो 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद वो चले गए। एक दिन भी आदित्य चोपड़ा ने मेरे सेट पर एंटर नहीं किया, और मेरे जब सीन्स मैंने शूट करके हम भेजते रहते थे कि भाई जो आपके डेलीज होते हैं, आदि ने कभी भी एडिटिंग रूम में जाकर भी नहीं देखा कि दिखा भी क्या किया है इसने या कैसे किया है। उसको इतना फेथ था मेरे पे। सो दैट इज समथिंग जो उसने आज तक, जो एडिटर्स हैं वहां पर, जो पूरे जो स्टाफ है, बोले आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि आदि सर ने आके पहले आके सब रशेस ना देखे हों कि कैसा आया, क्या हुआ है। ही सो नॉर्मली सो वर्कड अप एंड सो वरीड। बोले यार ही इज नॉट कम टू द एडिटर रूम, आके देखा ही नहीं उन्होंने। मैंने बोला यार, मैं दिन में आदि के पास गया, ऐसे आदि यार तू कम से कम देख तो ले, जो मैं शूट कर रहा हूँ। बोलता है आई नो यू डूइंग अ गुड जॉब, डोंट वरी अबाउट इट। मेरे को एडिटर में को मैंने पूछा, बोला कैसा है, बोलता है एकदम कड़क। दैट्स इनफ फॉर मी, डोंट वरी अबाउट इट, तू लगा रहे। ऐसे कम से कम यू एटलीस्ट सी द विजुअल क्वालिटी। बोलता है हाँ ठीक है, मेरे को मुझे एक 15-20 सेकंड का मुझे दिखा दे, हाँ ठीक है, एवरीथिंग ओके फाइन। सो हिज इन्वॉल्वमेंट as far as the film is concerned or the shooting is concerned, he was completely behind the scenes. वो सामने बिल्कुल आया ही नहीं। हर चीज जो मैंने मांगी, हर चीज जो मुझे मिलनी चाहिए थी मेरी स्क्रिप्ट के लिए, उसने मुझे दी। कहाँ शूट करना है, कैसे शूट करना है, एक्सपेंसिव लोकेशंस, न्यूयॉर्क जाके शूट करो, अटलांटिक सिटी जाके शूट करो, बैंकॉक में शूट करो, कि उसे हर चीज मुझे दी। ऐसा प्रोड्यूसर मतलब आज की डेट में मुझे मालूम है नहीं मिल सकता। हर चीज बजट 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 बजट, इसलिए कि उसने मुझे खुली छूट दी, जो तुझे चाहिए, ये स्क्रिप्ट अच्छी मुझे पसंद आई है, इसको इत्मीनान से प्यार से बना। और मुझे मतलब कि इतना मेरे में फेथ रखना, आई थिंक एक न्यू कमर में इतना फेथ रखना, आई थिंक वो बहुत ही बड़ी बात। सो आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू हिम फॉर माय ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स हिम कि भाई उसने मुझे अपनी फिल्म अपनी तरीके से बनाई। इतना भी उसने स्क्रिप्ट में एक वर्ड चेंज नहीं किया, एक चीज चेंज नहीं की कि इसको ऐसे करते, इसको ऐसे करते। हाँ, he had an involvement in music, जहाँ पर मैं थोड़ा सा न्यू हूँ, मुझे उतना आई डोंट हैव द एक्सपीरियंस। तो म्यूजिक पर हम दोनों साथ में बैठते थे, प्रीतम के साथ और अन्विता के साथ जो हमारी लिरिसिस्ट थी, एंड हम उनके साथ बैठकर हम म्यूजिक सेशंस करते थे। तो म्यूजिक में ही वाज वेरी एक्टिव, इसको ऐसे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, एंड वहाँ पे हमने एक मतलब टीम की तरह काम किया। बट ड्रीम प्रोड्यूसर टू हैव, ड्रीम। आप दोनों की दोस्ती कैसे शुरू हुई? क्योंकि इतना ट्रस्ट आना, इतना फेथ रखना should have started from friendship. So how did you all become such good friends? एक तो मैं उसकी पहली जो उसकी बेबी थी DDLJ, मैं उसका एक हिस्सा था, एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था उसका। तो वहां से आई थिंक एक अफिनिटी, एक जो थोड़ा सा जो एक फ्रेंडशिप है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि यार आई रिस्पेक्ट हिम एंड ही आल्सो स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग कि भैया ये लड़का ही इज गुड और ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। एंड काफी साल बीत गए, हमने काम नहीं किया साथ में, लेकिन जब भी मिलते थे, जहां भी मिलते थे, गले मिलते थे, इट वाज ऑलवेज अ वेरी वेरी प्लेजेंट मीटिंग। और इतने साल बीत जाने के बाद जब हम मिले, मैं जब गया तो उस टाइम उसने सोचा कि यार, खुद ही बोलता है मुझे
कि मैं सोचा यार परमीत को अभी अभी इसको कहाँ पे राइटिंग वाइटिंग का शौक आ गया, मुझे अभी मिलना पड़ेगा, यू नो, कि अब मैं कैसे इसको ना बोलूं, लेकिन नहीं मिलूंगा तो बदतमीजी हो जाएगी, तो मुझे मिलना तो पड़ेगा। हाँ। तो जब वो मुझसे मिला और जब मैंने उसको सिर्फ एक लाइन दी अपनी पिक्चर की, जो मैंने पहली पिक्चर लिखी थी, जो इंडो पाक लव स्टोरी की, तो वहां पर उसने थोड़ा रुका, उसने बोला कि नहीं यार, तेरी कहानी तो अच्छी है। तो उसने बोला कि इस पे तू काम कर। और फिर मैंने उस कहानी पर काम करना शुरू किया डिटेल में। मतलब थोड़ा सा उसने मुझे मेंटोर किया कि उसको इसको इस तरह से नहीं, उस तरह से, इस तरह। और जो जो वो कहता गया, जिस तरह से उसने मुझे गाइड किया, मैं उसकी बात समझ गया। वो मेरी बात, जब मैं उसको बोलता था उसको इस तरह से करते हैं, वो मेरी बात समझता था। तो हमारे में वो ट्रस्ट जो जिसकी आप बात कर रही है ना, वो ट्रस्ट हमारे बीच में आ गया कि भाई क्रिएटिवली वी आर ऑन द सेम पेज, हमें वही सब चीजें समझ में आती हैं और वही सारी चीजें अच्छी लगती हैं। तो जब वो कुछ सजेशन देता था, मैं नहीं होता था, मैं ना एज अ राइटर, काफी लोग अड़ जाते हैं कि नहीं यार इसको ऐसे ऐसे। मैंने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम है वो सेंसिबल चीज बोल रहा है, इमीडिएटली मैं उसको एक्सेप्ट करता था। एंड वाइस वर्सा, जब मैं उसको कुछ बोलता था कि यार आदि इसको ऐसे करें क्या, हाँ यार इसको ऐसे करके देख सकते हैं, करके देख। सो इट वाज अ वेरी कम्फर्टेबल बंदी दैट वी हैड। तो आई थिंक वो ट्रस्ट जो होना चाहिए एक प्रोड्यूसर और एक डायरेक्टर और राइटर में, वो आई थिंक एस्टैब्लिश वहां पर हुआ। और फिर जब मैंने ये बदमाश कंपनी लिखी, तो जब उसने स्क्रिप्ट पढ़ी, बोला इसमें तो कुछ फ्लॉ है नहीं, आई जस्ट वांट टू मेक इट द वे इट इज। समझो ना कि मैं ही वाज लाइक बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया। तो जब आपने वो जो पहले आपने जो मूवी लिखी थी, वो वाज इट अ रोमांटिक फिल्म? लव स्टोरी थी। सो फ्रॉम लव स्टोरी टू शिफ्टिंग टू बदमाश कंपनी, एकदम दो अलग जॉनर ही था। तो हाउ डिड दैट हैपन, एंड डिड यू एवर रिकंसिडर कि चलो अब माहौल ठीक हो गया है? क्योंकि तब तो फ्रेश था इंडो पाक वाला थिंग, तो इट वाज नॉट okay to make that film maybe, but later जब माहौल थोड़ा ठीक हो गया था, did you ever reconsider, both of you ever sat and talk about it कि maybe now is the time to make that film? नहीं, माहौल उतना कभी ठीक नहीं हुआ कि हम लाहौर में जाकर, पाकिस्तान में जाकर शूट कर सकें। हमें यहीं पर क्रिएट करना पड़ता। और आदि बोलता था यार मुझे ऐसे नहीं करना कि हम लोग चीट करके वो लाहौर दिखा रहे हैं, सेट लगा के, या फिर हम पंजाब में यहाँ पे जाकर, चंडीगढ़ में जाकर हम शूट कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू डू द ऑथेंटिक थिंग, वरना मतलब नहीं है पिक्चर का। क्योंकि जो फिल्म का टाइटल था प्रिंस ऑफ लाहौर। अच्छा। So when the title is Prince of Lahore और मैं लाहौर में शूटिंग नहीं की, तो देन उसका मजा नहीं आता। तो आदि ने बोला नहीं यार, इसको हम बनाएंगे तो लाहौर में बनाएंगे, एंड द डे वी आर एबल टू डू दैट वी विल डू दैट। वो मौका उसके बाद नहीं आया अनफॉर्चुनेटली, और आज तो टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है, एज वी ऑल नो। So you're also part of Abir Gulal, if I'm not wrong. Yes sir. तो अभी जो उस मूवी के अराउंड कंट्रोवर्सी हो रहा है, वो आपको फ्लैशबैक नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम जब आपने पहली मूवी लिखी थी तब ऐसा कुछ हो गया था, अब आपने अबीर गुलाल किया, फिर से समथिंग सिमिलर हैज हैपेंड? हाँ, see, मैं हमेशा, I mean, I feel कि artists are artists, there should not be any borders. माहौल थोड़ा ठीक ठाक ही था इस पर्टिकुलर पहलगाम के वाकया के पहले। तो I thought there is no problem, अगर हम लोग शूट कर रहे हैं तो, because there are other Indian actors in that and everybody was there, so ऐसे ठीक है, कर लेते हैं। So I never saw any problem in doing that, but today obviously अगर ऐसा होने के बाद, आज I would never ever even think of doing a film, with this kind of setup. बदमाश कंपनी जो 2010 में आई थी, आफ्टर दैट you had taken a gap. 2015 तक we don't see anything that you have done in films or television. So any specific reason why you took that gap? क्या हुआ था उस 5 साल? स्ट्रगल। दिक्कत ये हुई कि मैंने जो फिल्म लिखी थी, वो मैंने फिल्म लिखी थी द ग्रेट गामा। मैं एक डेढ़ साल बाद मैंने फिल्म लिखी, डेढ़ साल हो गया था, मैंने फिल्म लिखी द ग्रेट गामा, जो एक रेसलर है, जो दुनिया के सबसे मशहूर जो रेसलर है। तो मैं उसको बनाना चाह रहा था। और जब मैं आदि के पास गया, तो उसने एक हफ्ता पहले ही सुल्तान जो फिल्म है विद सलमान खान, वो उसने उसको हाँ बोला।
सो मैंने बोला यार क्या करें, बोलते यार मैंने 2 पिक्चरें में रेसलिंग भी तो नहीं बना सकता। तो यार फिर क्या करें, या तो जो कुछ और तेरे पास है, वैसे मेरे पास इस वक्त तो मेरे पास कुछ और है नहीं, बट आई एम सो पैशनेट अबाउट दिस कि मैं इसी को बनाना चाहता हूँ। तो देन ही वाज वेरी स्वीट, ही सेड तू एक काम कर, तू बाहर जा और मैं तेरी मदद भी करूंगा, अगर तुझे चाहता है तो तू फिल्म बना दे, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मैं यशराज के बाहर गया और फिर मैंने कांटेक्ट किया जॉन अब्राहम को, और जॉन को इतनी पसंद आई जो मेरी जो नरेशन थी कि उसने एक आई थिंक 5 सेकंड के अंदर उसने मुझे बोला कि मैं ये पिक्चर कर रहा हूँ और मैं इसको प्रोड्यूस भी करूँ। अच्छा। तो वो मैं बोला ग्रेट। तो हमने काम अपना शुरू किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सलमान खान ने भी गामा का जो सब्जेक्ट है वो अनाउंस किया 1 महीने बाद। तो उससे फिर हमारे जो हमारे जो स्टूडियो से उन्होंने फिर बोला यार 2 पिक्चरें आ रही हैं, सलमान खान ने अनाउंस्ड ओवर दैट वी कैन नॉट टेक दिस फिल्म ऑन एंड एवरीथिंग। तो देन आई हैड टू शेल्फ दैट आइडिया, और मुझे लगा कि भाई बहुत दिल टूटा मेरा उस वक्त, और जॉन का भी। इतना मतलब इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट थी वो, इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट थी। आज भी मतलब वो स्क्रिप्ट अगर बने तो माइंड ब्लोइंग फिल्म बने। तो उस वजह से वो जो लंबा गैप जो था, ये जो 3-4 साल जो 5 साल जो गए मेरे इस स्ट्रगल में गए कि मैं किसी तरह से वो फिल्म बन जाए, लेकिन वो फिल्म नहीं बनी। और फिर मैं वापस आया, मैंने थोड़ी बहुत एक्टिंग दोबारा शुरू की, भाई किचन तो चलाना है, क्या करें। तो फिर एक्टिंग शुरू की, फिर थोड़ा सा मैंने टीवी पे थोड़ी डायरेक्शन की, और फिर मैं भी तो डायरेक्शन करता हूँ, कभी एक्टिंग करता हूँ, डायरेक्शन करता हूँ, एक्टिंग करता हूँ, जैसे जो मेरा मूड होता है उसके हिसाब से मैं अपना काम ले लेता हूँ। तो बदमाश कंपनी के बाद आपने फिर एक हैक बनाया था, उसके अलावा फिर आपने ऐसी कोई बड़ी मूवी नहीं बनाई है क्या? आप ऐसे कुछ लिखे हुए हो जो सब्जेक्ट है आपके पास और मे बी वर्किंग ऑन इट, स्पेशली गिवन द सिचुएशन ऑफ बॉलीवुड करेंटली, क्योंकि कुछ चल ही नहीं रहा है। ओके, सो मैं आपके जरिए मैं सबको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि बॉलीवुड में गिनकर जो है 10 स्टार्स हैं, उनके पीछे कम से कम नहीं तो 100 प्रोड्यूसर एक स्टार के पीछे हैं जो लाइन में खड़े हैं। ओके, तो मैंने जो भी स्क्रिप्ट्स लिखी, मैंने 5-6 स्क्रिप्ट्स लिखी हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरी गलती है, शायद मुझे उस टाइम सूझा नहीं कुछ, या जो भी मैंने वो सारी जो फिल्म थी वो बड़ी फिल्म थी। जैसे ग्रेट गामा बड़ी फिल्म है, कुछ और मैंने लिखा वो भी एक बड़ी फिल्म है। लार्जर देन लाइफ, इट रिक्वायर्स अ बिग बजट, एंड अगर बिग बजट है तो हम छोटे स्टार के साथ नहीं बना सकते हैं, उसे बड़े स्टार के साथ ही वायबल होती है वो पिक्चर। तो अब बड़े स्टार जो हैं उनके आगे उनके पीछे जो हैं बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स ऑलरेडी हैं जो लाइन में वेट कर रहे हैं। तो उनसे हाल बनवाना और उनको बोलना कि तू मेरी पिक्चर कर और इतने बड़े प्रोड्यूसर की पिक्चर ना कर, तो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा नहीं काफी मुश्किल है। सो वही एक रीजन है जिस वजह से मैं अपनी जो सेकंड फिल्म नहीं बना पाया, क्योंकि मेरे पास स्टार नहीं था। अब अगर मुझे कोई आइडिया सूझेगा, अगर कुछ लिखने का मेरा मूड होगा, तो मैं डेफिनेटली छोटा सब्जेक्ट ही लिखूंगा। तो मुझे मालूम है कि अगर ये न्यू कमर के साथ भी बनानी पड़े तो बना सकता हूँ, या छोटे स्टार के साथ बनानी पड़े तो बना सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा मेरे से जो शायद मेरी किस्मत कह लीजिए, या मेरी इनएक्सपीरियंस को कह लीजिए, मैंने उस वक्त छोटी फिल्म नहीं लिखी। अगर छोटी फिल्म लिखी होती तो 2-4 बना दी होती। तो आपने टीवी में भी काम किया है, आपने फिल्मों में भी काम किया है, तो what do you think justified you better in terms of an actor, television or films, like giving you opportunities? क्योंकि जब आपने बदमाश कंपनी लिखा था, often you have said that you were at the peak of your career when you thought about writing a film and making a film, than going on with whatever you were doing as an actor. So what do you think, films ने आपको justice करा है आपके talent को, या टीवी? I think टीवी से मुझे बेटर रोल्स मिले फॉर श्योर। टीवी में आई गॉट द लीड रोल, जहाँ पर काफी स्कोप होता है कैरेक्टर, चाहे वो दास्तान हो, कुरुक्षेत्र हो,
इवन जैसी ऐसी कोई नहीं, वेयर आई वाज प्लेइंग द सेकंड लीड, या फिर डॉन हो, डिटेक्टिव ओमकार नाथ, आई थिंक उस वाले पर्टिकुलर सीरीज में मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय किया एज एन एक्टर, क्योंकि वो हमारी शूटिंग होती थी बिल्कुल फिल्म की तरह, आराम से, और डेली सोप की तरह नहीं कि यहाँ खड़े हो जाओ, लाइन बोलो, निकल लो। सो उसमें मुझे एक्चुअली बाकायदा बहुत मजा आया शूट करते हुए। सो वहाँ पर और क्या कि उसके अंदर मुझे हर एपिसोड में नए गेटअप्स और डिस्गाइजेस करने पड़ते थे, जिसमें मुझे अलग अलग चीजें जो करने का जो मौका मिला। सो मुझे डेफिनेटली टीवी में मुझे बेटर रोल्स मिले हैं, ऐसा नहीं, बट ऑफ कोर्स हु कैन फॉरगेट कि मुझे डीडीएलजे में कुलजीत का रोल मिला, यू नो, वो एक आइकॉनिक रोल है, वो मतलब कि इन हिस्ट्री इट इज, यू नो, द फिल्म इज evergreen role. It was your debut film, but it became an evergreen role for you. एग्जैक्टली। उस वक्त थोड़ी पता होता है, उस वक्त आप रोल करते हो, लेकिन जिस तरह से वो पिक्चर बनी और जो आज तक चल रही है पिक्चर, आज तक मेरी जो सारी जो फैंस हैं, दे नो मी एज कुलजीत, मेरा असली नाम तक नहीं लोग जानते, कितने लोग बोलते हैं अरे कुलजीत है अपना यार पंजाब का, ये वो, दे स्टिल रिमेंबर मी एज कुलजीत एंड नॉट एज परमीत। So that is a huge compliment, huge thing in my life that has happened. Of course उसके बाद मैंने काफी सारी और फिल्में की, लेकिन जो वो रोल है, और सेकंड जो रोल था दिल जले का, वो बहुत अच्छा रोल था। दिल जले और डीडी अजय, ये दो फिल्में जो थी उनका रोल बहुत अच्छा था, और बाकी फिल्म्स उसके बाद मुझे जो थी वो इतना मुझे मजा नहीं आया, रोल्स में उतना कुछ करने को नहीं मिला मुझे, बट डेफिनेटली जो टीवी में मैंने जो रोल्स किए उसमें स्कोप ज्यादा था। जैसा भी आपने बोला कि लोग आपका नाम याद नहीं रखते, मोस्टली दे नो यू बाय कुलजीत, तो आप लोग you and your family also does vlogs which you all post every week and it's quite famous among people love to watch those things, you're often in headlines because of every fun things that you are doing in those vlogs. तो उसमें भी आप काफी आप चारों लोग एक दूसरे में ही मजाक करते रहते हो कि पापा का नाम किसी को याद ही नहीं रहता, या फिर कोई प्रोनाउंस ही नहीं कर पाता, या फिर पापा को कोई पहचानता ही नहीं है, मम्मी को पहचानता है, कहता है अर्चना का पति जा रहा है। सो हाउ स्पॉन्टेनियस आर दीज जोक्स and how do you take it? Like, is it how do you take it, because you are an established actor, you have done an iconic role, you have also worked as a writer, as a director, then ऐसे मजाक उड़ना कह रहे तो अर्चना का पति जा रहा है, तो ऐसे आप कैसे देखते हो उन सब चीजों को? I think it's very fun, क्योंकि ये आपको पब्लिक को समझना पड़ता है, आपको तो मुझे उतनी सूझबूझ है, मुझे मालूम है कि जो करंटली काम कर रहा है वो जो ज्यादा दिख रहा है, ऑब्वियसली उसको लोग ज्यादा पहचानेंगे, दैट इज अ गिवन। अर्चना इज सबसे बड़े शो, हिंदुस्तान के सबसे बड़े शो में अर्चना इज द जज, सो तो ऑब्वियसली उसको लोग ज्यादा आजकल जाने। लेकिन एक वक्त था जब मैं दास्तान कर रहा था, जब मैंने डीडीएलजे की, तो उस वक्त लोग मेरी तरफ ज्यादा देखते थे, अरे यार ये परमीत सेठी है, अरे कुलजीत है जो। सो उस वक्त अर्चना वाज अ लिटिल बिट इन द बैकग्राउंड, बिकॉज उस वक्त आई थिंक शी हैड थोड़ा कम काम कर रही थी। तो ये तो ऊपर जो होता रहता है, एंड दैट्स ओके फॉर मी। मैंने ये समझ लिया कि भाई अगर मैं चाहूँ, अगर आज मैं डेली सोप करना शुरू कर दूं, मैं हर एक घर में मैं होऊंगा, एंड एवरीबॉडी विल सी मी, एंड सब इमीडिएटली पहचानेंगे और नाम ही बोलेंगे। लेकिन मैंने खुद ही अपना जो डिसीजन लिया कि मैं थोड़ा कैमरे के पीछे काम करना चाहता हूँ, मुझे उतना लगाव नहीं है कि मुझे लोग पहचाने। अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स अच्छा लगता है, लेकिन मैं अंदर से एज आई सेड, आई एम अ स्टोरी टेलर, मुझे अंदर से राइटिंग या डायरेक्शन में ज्यादा मजा आता है। सो मुझे ये सब चीजों में बिल्कुल कुछ मुझे हंसी आती है एंड इसीलिए हमने इसको, मतलब कि मैं उसको बहुत ही लाइटली लेता हूँ, बिकॉज इसमें क्या है, इसमें अगर मेरी वाइफ मेरे से ज्यादा अगर सक्सेसफुल है या मेरे से ज्यादा पहचानी जाती है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छी बात है ना, क्या दिक्कत है? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दैट? इसमें थोड़ी क्या अरे यार मैं ज्यादा नहीं है, ऐसा हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। सो वी आर एंजॉय इट, एंड हम लोग को वी टेक इट इन नाइस फन स्पिरिट। ब्लॉगिंग का आइडिया आया किसको पहले, एंड डिड यू ऑल नो कि इट विल बिकम दिस बिग, कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप चारों ब्लॉगिंग से भी जाने जाओगे और इतना बड़ा बन जाएगा, इतने व्यूज आएंगे कि आप रैंडम वड़ा पाव भी खाते हो एंड पीपल आर लविंग टू वॉच इट बिकॉज यू गाइस आर हैविंग फन ईटिंग दैट वड़ा पाव। सो डिड यू ऑल थिंक अबाउट इट?
And also who Actually, decides the themes and topics कि आज वड़ा पाव खाना है, आज ये करना है, जो आइडियाज लेकर आते हो आप लोग ब्लॉग के लिए कि आज का सब्जेक्ट ये हो, so who is the brain behind all this? so शुरुआत में मुझे तो पता भी नहीं था ये क्या हो रहा है, और अर्चना और मेरे जो यंगर सन है आयुष्मान, उनको किसी ने कहा कि आप यूट्यूब क्यों नहीं करते, आप इंस्टाग्राम पे आप ड्यूरिंग लॉकडाउन आपके वीडियोस इतने वायरल हुए थे, जब आप अपनी मेड भाग्यश्री के साथ बात करती थी, आप हस्बैंड और जो बच्चे नहीं बाहर एक्सरसाइज कर रहे होते थे शाम को गार्डन में, आपके व्लॉग्स लाखों व्यूज हैं, उसमें बिलियंस ऑफ व्यूज हैं, तो व्हाई डोंट यू डू समथिंग ऑन थिंग। तो अर्चना ने फिर सोचा कि हाँ करके देखें। मैं तो उस कॉन्वर्सेशन में आया ही नहीं, तो ऐसे क्या आया हूँ मैं सोशल मीडिया को, मतलब मैं एज यू कैन सी इन माय इंस्टाग्राम में आई एम नॉट वेरी एक्टिव, सो फॉर मी इट वाज लाइक हाँ ठीक है देखेंगे। सो ऐसा हुआ कि 2 दिन के अंदर 3 बड़ी कंपनीज ने हम अप्रोच किया अर्चना को कि प्लीज लेट अस डू योर यूट्यूब, वी वांट टू डू योर यूट्यूब प्रोडक्शन। सो जब ये 3 लोगों ने ऐसे अप्रोच किया तो अर्चना बोला चलो मैं मीटिंग कर लेता हूँ, तो उन्होंने जाके 1-2 लोगों से मीटिंग की, और मीटिंग की तो वहां पर उसको वापस घर पे आई तो इसे लेट्स स्टार्ट दिस चैनल। ऐसे आई what is this thing, what are we going to do, just vlog the same way ऐसे करती थी, इसमें क्या पता चल जाए। एंड मेरा जो यंगर बेटा है उसने बोला डैड करके देखते हैं ना यार, फिर भी फन दिस और एवरीथिंग। तो मैं बोला ठीक है, रिलक्टेंटली मैंने बोला चल तू करना है तो ठीक है हम कर लेंगे भाई, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। सो नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट दिस थिंग एट ऑल। सो फिर मैंने थोड़े बहुत यूट्यूब वीडियोस देखने शुरू किए, भारती क्या करती है, फरा क्या करती है, सौरभ जोशी क्या करता है, all these people, I started seeing अच्छा ये ऐसा, अच्छा ये ऐसा, and then I understood कि अच्छा ये करो तो मतलब इस जोन में हमको फिर हमने जब पहला एपिसोड किया हमको लगा था यार 10,000-15,000 जो व्यूज हैं वो मिल जाएंगे, वो पहला एपिसोड ही मतलब 2-3 मिलियन मार गया फर्स्ट एपिसोड। एंड दैट इज समथिंग जो हमारे जो प्रोडक्शन पार्टनर्स हैं, क्योंकि कंपनी का नाम है, देर से हमने तो आज तक कभी ऐसे देखा ही नहीं कि इतने सारे व्यूज पहले एपिसोड में कभी हमने देखे ही नहीं। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज स्पेशल। सो आई सेड रियली, आई मीन आई सेड ओके, अगर आप बोलते हो तो स्पेशल है। हम लोग को एक्चुअली वी डू नॉट नो कि क्या हो रहा है। और फिर जब सेकंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड, फोर्थ एपिसोड, फिर जब वो हमारा वो जमना शुरू हुआ, स्लोली हम लोगों को समझ में आया अच्छा हम ये करते हैं तो ये होता है, ये करते हैं तो वो होता है। फिर हमने अपने जो गेस्ट बुलाने शुरू किए घर पर, कभी कृष्णा आया, कभी भारती आई, ऑल दीज पीपल एंड एवरीथिंग, एंड इट बिकेम अ फन, actually it became a mix between a vlog and a podcast. हमारे घर पे गेस्ट आते थे, हम उनके साथ मस्ती भी करते थे, लेकिन वो उनको हम क्वेश्चन भी पूछते थे, तो एक हल्का इसलिए का हाइब्रिड जिसे होता है ना, वो मॉडल बन गया। तो हमको पता नहीं, हम तो सिर्फ बोलते लेट्स एक्सपेरिमेंट, हम हर चीज कुछ अलग करके देखते हैं, कुछ अलग करके देखते हैं। फिर हमने घर में खुद थोड़ा सा मस्ती करनी शुरू की, कभी भाग्यश्री हमारी जो मेड है उसके साथ किया, फिर हमने एक जिम चैलेंज किया। तो हाँ, अभी भी हम सोचते हैं कि हमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। हालांकि हम अब फूड व्लॉगिंग ज्यादा कर रहे हैं बिकॉज उसमें हमको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला, एंड वी जेन्युइनली लव फूड, वी लव ईटिंग एंड वी लव ईटिंग आउट एंड वी लव ईटिंग एज अ फैमिली। तो हमारे को मजा भी आ रहा है करते हुए, जब आपको मजा आता है तो फिर पब्लिक को भी मजा आता है, तो इसलिए हम उसको थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट करना भी नहीं छोड़ रहे। तो हम गए, म्यूजियम भी गए, हम यहाँ पे मुंबई में एक म्यूजियम है, वहाँ पर भी गए हमने। हम कुछ और भी कर रहे हैं, नया कुछ कर रहे हैं। मैंने इनफैक्ट एक गार्डनिंग का भी अपना जो अपनी किचन गार्डनिंग, जिसमें मैं अपनी सब्जियां खुद उगा रहा हूँ, वो भी मैं कर रहा हूँ। अलग अलग चीजें कर रहे हैं। कभी ट्रैवल, हमने लंदन गए, हमने ट्रैवल का व्लॉग्स डाले उसमें। So we are trying different things and we'll see कि ultimately हमारा क्या फॉर्मूला बनता है। This is real life, so real life will always keep changing. तो हमें भी उस हिसाब से चेंज करते रहना पड़ेगा, I guess. हाँ, and second part of the question that you said that who decides? तो decision actually जो होता है वो
pretty much joint ही होता है, but mostly I am the person who's behind the scenes, जहाँ पर मैं प्लान करता हूँ with production team कि इसको ये करें तो वो करें. कभी like gym challenge was मेरे बेटों का आइडिया था, हम डैड को करना है, let's do that. म्यूजियम का आइडिया मेरा था. So अलग अलग जो आइडियाज आते हैं कहीं से भी आते हैं, उसको मैं फिर then we keep it in a bank. हम इसको नेक्स्ट ये करते हैं, नेक्स्ट वो करते हैं. So it's a joint effort actually. You know, आइडिया कहाँ से भी आता है हम उसको डिस्कस करते हैं. then we say आज इनफैक्ट अभी इस इंटरव्यू के पहले मैं आयुष्मान से भी बात कर रहा था ऐसे, यार अगला क्या करना है. हम जाने वाले थे कहीं पर कुछ करने के लिए, लेकिन we were all tired, so ऐसे क्या करें. बोलते ठीक है डैड, यहाँ पे ऐसा कुछ करते हैं. ऐसे ओके, यू नो. तो हमने पूरा प्लान चेंज किया और फिर मैं अभी उस पे लगा हुआ हूँ अभी राइट नाउ कि कल का प्लानिंग फटाफट करके we do the vlogging tomorrow. So this will be my last question to you. I've taken a lot of your time. Ki, when you did DDLJ, you were secretly married to Archana ma'am, if I'm not wrong. So I just want to know how involved was she in helping you mark your debut as an actor? Oh, he is the strictest teacher that you can ever come across. उसने मेरी जो धज्जियां उड़ाई थी जब मैं एक्टर बनना चाह रहा था, जो मुझे वो सुनाती थी कि तू कभी एक्टर बन ही नहीं सकता, ये तुझे तो स्माइल करना ही नहीं आता. उसने तो शी यूज्ड टू मुझे मैं ऑलमोस्ट टीयर्स, आई यूज्ड टू बी इन टीयर्स व्हेन शी यूज्ड टू बी क्रिटिसाइज. लेकिन मैं भी ढीठ था, मैं भी डटा रहा और मैं फिर एक्टिंग आहिस्ता आहिस्ता मैंने शुरुआत में अच्छा एक्टर नहीं था मैं, और उसके बाद थोड़ा सा बेटर बनते एक अभी ठीक ठाक एक्टर. बट एज फार एज DDLJ इज कंसर्न, हमारा जो कैरेक्टर का जो सुर है वो एक्चुअली पड़ा जब मैंने जाकर वो क्या अपना ऑडिशन किया. उसके लिए जो ऑडिशन के हमको जो सीन्स आए उन सीन्स पर अर्चना और मैंने दोनों ने काम किया. क्योंकि वो नॉर्थ की है, नॉर्थ के लड़के किस तरह से बिहेव करते हैं और क्या उनकी बोली होती है, उसका काफी अंडरस्टैंडिंग थी कि एक लाउड पंजाबी कैरेक्टर किस टाइप का होगा, क्योंकि मैं मुंबई में रहा हमेशा. सो यहाँ के लोग थोड़े अलग हैं. दिल्ली के जो ब्रैश लोग हैं वो थोड़े अलग हैं, पंजाब के और थोड़े अलग हैं. सो उसने मुझे बोला कि नहीं इसको इस तरह से प्ले कर या उस तरह से प्ले कर, तो मैं फिर उस तरह से मैंने उसका अपना सुर चेंज किया. कुछ चीजें थी जैसे कि मेमा शेमा, दैट केम फ्रॉम अर्चना. मेमा शेमा जो बिकॉज नॉर्थ के लड़के किस तरह से सोचते हैं, वहाँ के जो पंजाबी हैं, सबसे पहले वो मेम, इंग्लैंड की बात होती है तो पहले मेम याद आती है उनको, यू नो. फिर स्कॉच विस्की जो बात थी, वो स्कॉच विस्की मैंने सोचा भाई इसको स्कॉच विस्की जो होती है वो यू नो इट्स अ वेरी बिग थिंग कि अरे आज स्कॉच विस्की पिलाते हैं. जब शो ऑफ करते हैं ना कि बाहर मेरी गाड़ी नहीं, बाहर मेरी मर्सिडीज है, उसमें स्कॉच पड़ी है लेकर आना. तो इट्स लाइक दैट. तो वो एटीट्यूड को पकड़ना, वो उसमें मुझे अर्चना ने बहुत मुझे काइंड ऑफ हेल्प दी. एंड वो ऑब्वियसली सुर करेक्ट पड़ा और यू नो द कैरेक्टर वाज सक्सेस. So it was you who showed interest that you want to become an actor. हाँ, क्योंकि मैंने 2 बिजनेस कर रहा था, बारी बारी दोनों बिजनेस फेल हुए और मेरे पास और कुछ करने को था नहीं. तो फेलियर के बाद मैंने फिर बोला कि मैं क्या करूं. फिर मैं सोचा, अर्चना अगेंस्ट थी, बोले कि क्यों कर रहा है, इट्स नॉट गुड, बहुत स्ट्रगल है, ये है. मैं बोला यार मैं कम से कम फेल होऊंगा तो मैं आई एम रिस्पॉन्सिबल, नॉट कि मैंने कुछ किया है या नहीं किया उसकी वजह से मैं फेल होऊंगा. यहाँ पर तो कुछ और हो रहा है, यूरोप में रिसेशन हो रहा है तो मेरे ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, यू नो. सो मैं क्या करूँ. लेकिन मैं जानता था हमेशा कि मैं कर पाऊंगा. अंदर से एक होता है ना कि मैं कर लूंगा यार. मैं अर्चना को देखता था ऐसा, यार मैं कर लूंगा यार ये. तो वो अंदर से मेरे जो अंदर रहता है वो आपको पता है, अंदर से एक आवाज होती है उससे कि नहीं आई कैन डू दिस, वो था. ठीक है सर, it was so nice talking to you. I would like to have another huge interview with you जहाँ पे हम और बातें कर पाए. Thank you so much for joining us and many congratulations. I really want you to write another film और फिर से कुछ अच्छा बने और हम देखें और हम उस पे बात करें. डेफिनेटली, ये मैं लगा हुआ हूँ, देखो होपफुली जल्दी होगा ये.
Sure. sir. Thank you so much. It was a much. pleasure talking to you. Same here. Thank you. Cheers.